The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। कुछ ही घंटों में तारीख बदल जाएगी और आ जाएगा 5 अगस्त। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निष्प्रभावी करने को 1 साल हो जाएगा। इस 1 साल में क्या बदला, क्या नया हुआ और अब आगे की राह क्या है, इन्हीं सवालों को टटोला जाएगा आज के दी लल्लन टॉप शो में। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज के दिन का वीडियो। पुष्पनीराजनम शमर्पयामि मंत्र पुष्पांजलिं प्रार्थयेत। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षवर्यजत्राः ये कमलनाथ हैं, कांग्रेस के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। इन्होंने प्रेस को बताया कि वो राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 11 चांदी की ईंटें भी अयोध्या भिजवा रहे हैं। ये ईंटें कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा दिए चंदे से ली गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम राजीव गांधी जी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने जन्मभूमि का ताला खुलवाया। और वहीं से शुरू होती है ये राम मंदिर की कथा। अब मध्य प्रदेश के ही एक और पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं, दिग्विजय सिंह। वो मुहूर्त के शुभ न होने की बात कर चुके हैं। ये दोनों बातें बताती हैं कि कांग्रेस मंदिर के मुद्दे पर किस पसोपेश में है। टिप्पणीकार लिख रहे हैं कि पार्टी में इस बात पर गहरा चिंतन है और द्वंद्व भी कि भूमि पूजन को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया दी जाए। प्रतिक्रिया जो भी दी जाए वो कांग्रेस के राजनीतिक गणित को प्रभावित करेगी। अगर बिल्कुल न दी गई तब पार्टी सिर्फ तमाशा ही देख पाएगी, जबकि मूर्तियां रखवाने से लेकर ताले खुलवाकर पूजन और शिलान्यास तक सब कुछ कांग्रेस की सरकार में ही हुआ। पार्टी ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था, लेकिन उसके बाद से कमोबेश खामोशी रही। वैसे अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया है कि भूमि पूजन को राष्ट्रीय एकता का अवसर बनाया जाए। कई लोगों के लिए अयोध्या में राम मंदिर एक भावनात्मक मुद्दा है, बहुसंख्यक की मुराद पर मुहर है। लेकिन भारतीय राजनीति की 2 सबसे बड़ी पार्टियों के लिए ये बहुत ही गंभीर राजनीतिक परिणाम लाने की क्षमता रखता है। 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे विमर्श से कांग्रेस को बेदखल कर रखा है। क्या कांग्रेस अब कोर्स करेक्शन करेगी, देखना होगा। 5 अगस्त के दिन हम आपको भूमि पूजन से जुड़ी ढेर सारी बातें बताएंगे, लेकिन फिलहाल बताई जाएंगी दिन की सुर्खियां। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 52,050 नए मामले सामने आए और 803 मरीजों की मौत हो गई। 44,306 मरीज ठीक भी हुए। इन सब को मिलाकर देश में अब कुल आंकड़ा क्या है? कुल मामले हैं 18,55,745, कुल मौतें 38,938 और ठीक हुए मामलों की संख्या है 12,30,509। अगली सुर्खी एक अच्छी खबर है। मई 2018 में 7 भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान में अगवा कर लिया गया था। इनमें से 2 लोगों को 31 जुलाई 2020 को रिहा किया गया और अब ये भारतीय देश लौट आए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 6 लोग रिहा हो चुके हैं। भारत सरकार ने इस रिहाई में मदद के लिए अफगानिस्तान की सरकार को धन्यवाद दिया है। तीसरी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। ये सुर्खी अयोध्या से है। देश भर से गणमान्य नागरिक अयोध्या पहुंच रहे हैं। एक एक करके तस्वीरें सामने आ रही हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा कोई कार्यक्रम हो और कोई विवाद ना हो तो आधा अधूरा लगता है। यूपी में भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे अपना दल एस के विधायक चौधरी अमर सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भूमि पूजन के न्योते में दलितों की अनदेखी हुई है। इधर दिल्ली में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल, उन्होंने एक दूसरी ही बहस छेड़ दी। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राजधानी दिल्ली में जो बाबर रोड है उसका नाम बदलकर 5 अगस्त मार्ग करने का सुझाव दिया है। साथ ही ये भी कहा कि इसके लिए किसी भी महापुरुष का नाम लिया जा सकता है, बस बाबर का नाम हटा दीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी, बाबर रोड का साइन बोर्ड और विजय गोयल के सरकारी आवास की दूरी
इन दोनों के बीच फासला सिर्फ 50 गज का है, लेकिन इसका नाम बदलकर 5 अगस्त का सुझाव देने में उन्हें 28 साल लगे। गोयल ने साइन बोर्ड पर पोस्टर भी लगाया जिसमें बाबर रोड पर क्रॉस का निशान बना हुआ है, नीचे 5 अगस्त मार्ग लिखा था। गोयल का कहना है कि भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसलिए यही उचित समय है नाम बदलने की पेशकश का। बाबर का नाम काटकर 5 अगस्त लिखना कैसी बहस को जन्म देने वाला है, हमारे दर्शक खूब समझते हैं। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। ये सुर्खी जुड़ी है इब्राहिम अलकाजी से। वयोवृद्ध थिएटर कलाकार अलकाजी नहीं रहे, वो 95 बरस के थे। अलकाजी 1940 और 50 के दशक में बम्बई के जाने माने थिएटर आर्टिस्ट थे। तब बम्बई होता था, अब मुंबई है। अलकाजी 1962 से लेकर 1977 तक दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी के निदेशक रहे, माने 15 साल तक। उनसे ज्यादा समय तक एनएसडी के किसी डायरेक्टर ने सेवाएं नहीं दी। उन्हें आधुनिक भारतीय थिएटर को स्थापित करने में योगदान के लिए देश याद करता है। लल्लन टॉप परिवार अलकाजी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और आपसे गुजारिश करता है कि अलकाजी साहब के निर्देशन में पुराने किले में जो अंधा युग का मंचन हुआ है उसके बारे में खोज कर पढ़िए। ये थी दिन की सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 क्यों हटा, ये समझने के लिए एक नहीं कई दी लल्लन टॉप शो लगेंगे। ये एक ऐसा नीतिगत फैसला है जिसे लेकर हमारे यहाँ राय बटी हुई थी। राय का बंटना कोई बुरी बात नहीं है। भारत एक लोकतंत्र है और हमारे यहाँ एक से ज्यादा राय हो सकती है, लेकिन एक पार्टी है जिसने इस मुद्दे पर अपनी राय तकरीबन 7 दशक से कमोबेश वैसी ही रखी। भारतीय जनता पार्टी और उसका पुराना संस्करण भारतीय जनसंघ। ये 1950 के दशक की शुरुआत से ही अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रावधान रख रहे हैं, मांग कर रहे हैं। 2 नारे आपको याद होंगे अगर सियासत में दिलचस्पी है। पहला नारा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था कि देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। फिर मुखर्जी की मृत्यु के बाद नारा आया, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। भारतीय जनसंघ जब भाजपा के नए रूप में सामने आया तो अनुच्छेद 370 को कोर पोल प्रॉमिस बनाया गया, लेकिन वाजपेयी के अध्यक्ष रहते हुए भाजपा को इस मुद्दे को बैक बर्नर पर रखना पड़ा। पहले गांधीवादी समाजवाद की बात हुई और जब वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में लौटे तब एनडीए के घटक दलों में इस मुद्दे पर एक राय नहीं थी, बहुमत का दबाव था, आंकड़े का फेर था। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और उनकी सरकार ये नए युग की भाजपा है और उन्हें वाजपेयी की तरह साथी दलों के किसी न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जुड़ने की जरूरत नहीं है, अंक गणित का दबाव नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब सरकार ने दूसरा कार्यकाल जीता 2019 में और ज्यादा सीटों के साथ जीता तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र और अपनी कैबिनेट के नए गृह मंत्री अमित शाह को 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में खड़ा किया और अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। जब जम्मू कश्मीर पूरे एक राज्य की शक्ल में था तो इसके 3 हिस्से थे। जम्मू जो हिंदू बहुल इलाका है, कश्मीर घाटी जो मुस्लिम बहुल इलाका है और लद्दाख जहां 40% बौद्ध हैं। धारा 370 हटाने का रिएक्शन भी इन तीनों हिस्सों में अलग अलग तरह से दिखा। नए प्रावधान में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसकी बात में करेंगे। पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। 370 हटाने का जम्मू वाले इलाके में कोई विरोध नहीं हुआ था, बल्कि जश्न मनाया गया था। पूरा जम्मू रीजन बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। जम्मू और उधमपुर से सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए 370 के विरोध की बहुत चिंता जम्मू को लेकर बीजेपी को तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है। अब जम्मू कश्मीर बीजेपी ने 5 अगस्त को हर पंचायत, ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर तिरंगा फहराकर जश्न मनाने का ऐलान भी किया है। सुनिए जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना को। जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक अब चैन और सुख की सांस ले रहा है और करोड़ों हिंदुस्तान वासी इस 5 अगस्त के दिन को जश्न के रूप में मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के प्रत्येक घर में, गांव के अंदर हर घर में, शहर के हर घर के ऊपर 5 अगस्त को तिरंगे झंडे फहराए जा रहे हैं। पूरा जम्मू कश्मीर जश्न के साथ झूम रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टी के नाम पर कांग्रेस विरोध कर रही है।
370 के हटाने का नहीं, उस दिन पर जश्न मनाने का। सुनिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। इस हालत में लोग परेशान है, क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाएं नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, और भारतीय जनता पार्टी को सेलिब्रेशन की पड़ी है, जबकि लोग कहते हैं हमारे अधिकार छीन लिए, हमारी सियासत तोड़ दी। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग पहले भी था, आज भी है। संविधान में लिखा है, राष्ट्रीय संविधान जो जम्मू कश्मीर का संविधान था उसमें भी सेक्शन 3 में यही बात थी। कुछ चीज बदली नहीं, बदली तो यह है कि हालात बैड टू वर्स हुए हैं। तो कुल मिलाकर जम्मू इलाके के लिए 370 के हटने या न हटने से बहुत असर नहीं पड़ा है। असली मसला है कश्मीर का। कश्मीर के नेता 370 को हटाने से पहले धमकियां देते थे। पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने यहां तक कह दिया था कि अगर धारा 370 को छुआ तो कश्मीर में कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। डर था कि 370 हटाने के बाद कश्मीर में बहुत बवाल होगा, इसलिए 370 हटाने को लेकर पहले से कोई संकेत नहीं दिया गया था। यह फैसला इतना सीक्रेट रखा गया था कि जब कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों की तादाद बढ़ाई जा रही थी और एक माहौल बन रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, तब भी वहां के उस वक्त के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने यही कहा था कि 370 को हटाने जैसा कुछ नहीं होगा। और फिर अचानक 5 अगस्त की सुबह ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने ले लिया। लेकिन तब तक कश्मीर को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया था, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था, मोबाइल, लैंडलाइन, इंटरनेट सब कुछ बंद कर दिया गया था। इंटरनेट बंद था तो जो जानकारी बाहर आ रही थी वो बहुत मुश्किल से आ रही थी। लेकिन श्रीनगर में हुए प्रदर्शनों की तस्वीर आखिरकार बाहर आई। कश्मीर के सभी बड़े नेताओं को तब हिरासत में लिया गया था, जिसमें उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन जैसे नेता भी शामिल थे। इसके अलावा अलगाववादी नेताओं को भी नजरबंद कर दिया गया था। कुल मिलाकर धारा 370 का विरोध करने वाले किसी भी बड़े नेता को बाहर नहीं रखा गया। 72 दिन तक कश्मीर को पूरी तरह से देश दुनिया से अलग थलग रखा गया। 72 दिन बाद फोन सेवाएं शुरू की गई। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तस्वीरें भी आईं। 370 हटाने के बाद वो कश्मीर में लोगों से मिलते दिखे, बिरयानी खाते दिखे। एक तरह से संदेश देने की कोशिश थी कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है। इन सब के बीच कोर्ट में भी मामले गए। 370 को चुनौती दी गई। जिन नेताओं को उठाया गया था या नजरबंद किया गया था, उनके परिवार वालों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की अर्जियां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाई। मामले चलते रहे, लेकिन सरकार किसी दबाव में नहीं दिखी। धीमे धीमे करके जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नेताओं की नजरबंदी भी खत्म की। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता बाहर आए। हालांकि महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता अब भी हिरासत में हैं और इनकी पार्टियां अब भी 370 को बहाल करने की जिद लगाए बैठी हैं। सुनिए महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को। Even if you're free, essentially your mouth has to remain shut. तो उस फ्रीडम का क्या फायदा है? इन्होंने सभी यहाँ पे जेल में हैं. And you spoke about, the BJP district president who was shot. This just exposes the far BJP's narrative that, this would, wipe out militancy. Militancy ऐसे आप नहीं wipe out कर सकते हैं. कश्मीर में भारतीय सेना की 15वीं कोर तैनात है। इसे चिनार कोर भी कहते हैं। चिनार कोर के ऑफिसर इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू का कहना है कि अब घाटी में पहले से ज्यादा शांति है, हालात सुधर रहे हैं। सुनिए। As far as the general situation is concerned, definitely I see some improvement. There is no doubt as far as the security parameters are concerned on all fronts, whether it is in terms of infiltration, whether it is in terms of neutralization of terrorists within the hinterland, as also the general calm that is there in the environment are all encouraging and say that we are on the right lines. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू कह रहे हैं कि चुनाव कराए जाने चाहिए। उपराज्यपाल ने संकेत दिए हैं कि वो चुनाव के लिए तैयार हैं। अब फैसला चुनाव आयोग को लेना है। हालांकि पीडीपी जैसी राजनीतिक पार्टियां अब भी उन्हीं मुद्दों के साथ खड़ी हैं। लोग उनके साथ खड़े हैं या नहीं, ये चुनाव में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं लद्दाख की। 5 अगस्त 2019 से पहले लद्दाख का कोई स्वतंत्र वजूद नहीं था। प्रशासनिक इकाई के तौर पर यह जम्मू कश्मीर राज्य का एक हिस्सा था जो बहुत कम ही सुर्खियों में रहता था। 5 अगस्त को सरकार ने संसद में बिल लाकर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव रखा और इस फैसले के बाद लेह की सड़कों पर जश्न के वीडियो सामने आए। लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, जैसे कि बहुत बड़ा और पुराना सपना पूरा हो गया हो। दरअसल यूटी की मांग थी भी पुरानी मांग। लगातार इस इलाके की अनदेखी का आरोप लगता था। विकास की ज्यादातर योजनाएं लद्दाख तक पहुंच नहीं पाती थी और इसके लिए अलग वजूद मिलते ही लद्दाख में 5 अगस्त का जश्न मनाया गया। हालांकि लेह में जश्न था, लेकिन करगिल में विरोध था। करगिल शिया बहुल इलाका है। तो यूटी बनने के बाद 1 साल में लद्दाख ने कितनी तरक्की की,
इस पर हमने कई संगठनों से बात की, सुनिए। नहीं, अभी आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख को यूटी मिला, ये सबसे बड़ा चेंज है। जो लद्दाखियों का बहुत पुराना डिमांड है, जो 70 साल में नहीं हुआ, वो सारा चीज़ मोदी सरकार ने वो दिया है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। तो बाकी डेवलपमेंटल इश्यूज पे इसमें अनगिनत डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए, जब तक हमें फंडिंग नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हिल काउंसिल का पहले कितना बजट पास होता था, तो आज की तारीख में हम जब एक कैपेक्स बजट पास करते हैं कितना होता है, उसी तरह बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है और हो रहा है। लद्दाख की आबादी लगभग 3 लाख है, जिसमें 40% बौद्ध हैं। बौद्ध संगठनों की जम्मू कश्मीर से अलग होने की मांग थी, लेकिन अब भी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन बहुत संतुष्ट नजर नहीं आता। शिकायत है ये कि लद्दाख को यूटी तो बना दिया, लेकिन जैसे देश के बाकी आदिवासी इलाकों के संरक्षण के लिए संविधान में प्रावधान है, वैसा लद्दाख के लिए नहीं किया गया। लद्दाख की जमीन और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रावधान होने चाहिए। हालांकि लेह ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का बजट बढ़ाया गया है। लद्दाख में जम्मू कश्मीर की तरह विधानसभा का प्रावधान भी नहीं रखा गया है। वहां उपराज्यपाल आर.के. माथुर प्रशासन के मुखिया हैं और उनके कुछ सलाहकार हैं। इसके अलावा लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल में 30 सदस्य हैं। इन सदस्यों से इतर कुल मिलाकर बात यह है कि 370 हटाने के बाद चीजें बेहतर हुई हैं ओवरऑल, लेकिन सरकार के स्तर पर और बेहतर हो सकती हैं। अगर लोगों के रोजगार और तरक्की का जो सपना है, उम्मीदें हैं, वो पूरी हो जाएं तो चीजें और बेहतर होंगी। उन्हें उनके मौलिक अधिकार मिल जाएं तो चीजें बेहतर होंगी। और जितनी जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर में चुनाव हो तो चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये बहुत ज़रूरी है कि जनता अपनी नुमाइंदगी, अपनी उम्मीदें और अपनी शिकायतें अपने जनप्रतिनिधियों के जरिए सत्ता के तंत्र तक पहुंचाए। आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।